हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एंट्रोपी। इसके पहले हमने वर्क एंथैल्पी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स भी हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एंट्रोपी से रिलेटेड पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएंगे। तो पहला ही पॉइंट क्या बोलता है देख लीजिए। एंट्रोपी की डेफिनेशंस क्या होती है। जो ओल्ड डेफिनेशंस होती है, मेजरमेंट ऑफ डिसअरेंजमेंट, ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है। किसी भी सिस्टम में जितना अधिक डिसअरेंजमेंट होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। जैसे मैं सॉलिड ले लूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस ले लूं, इन तीनों में जो एंट्रोपी होती है सबसे अधिक मोर जो है गैस की होती है, क्योंकि यहां पर डिसअरेंजमेंट अधिक होता है। डिसअरेंजमेंट अधिक होता है तो सबसे अधिक एंट्रोपी गैस की, देन लिक्विड की, देन सॉलिड की। ये हमारा एंट्रोपी का क्या है, कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस है। और सेकंड डेफिनेशन जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है कि हाउ मच एनर्जी इज डिस्पर्स्ड अमंग द अवेलेबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम में कितनी अधिक एनर्जी फैला हुआ है। जितना अधिक एनर्जी फैला हुआ है वह उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक यहाँ पे होती है। तो ये ओल्ड डेफिनेशन और ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन होता है। और एंट्रोपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो होता है उसके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो यह एक एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है। इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसकी एसआई यूनिट जूल पर केल्विन और सीजीएस यूनिट अर्ग पर केल्विन होती है। इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चेंज इन एंट्रोपी को हम जो है डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंट्रोपी से रिलेटेड। अब देख लीजिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है। ये भी एंट्रोपी को ही डिफाइन करता है कि जो परम शून्य ताप है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पर जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मान भी 0 होता है। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके अलावा हमारे नेचर में बहुत सारे चेंज होते हैं, एंट्रोपी चेंज इन कॉमन प्रोसेस। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, इन डिफरेंट प्रोसेस पे इनका जो फार्मूला होता है, फार्मूला भी यहाँ पर डिफरेंट होता है। तो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमारा तो वहां पे फार्मूला लगता है डेल एस इज इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपन V1। या मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं एन आर 2.303 नॉर्मल लॉग V2 अपन V1 भी मैं लिख सकता हूं इसी फार्मूले को। ठीक है, तो मैंने नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में यहां पर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, 2.303 इंटू लॉग से यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये नेचुरल लॉग नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम 0, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने से वर्क 0 होता है। और यहाँ पर डेल एस जो है, डेल एस के लिए फार्मूला होता है NCV नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपन T1। और इसे नॉर्मल फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस लॉग फॉर्म में भी इसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये फार्मूला आप नहीं भूलेंगे। इसके अलावा रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस बोला है। आइसोबारिक मतलब
यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है डेल एस इज इक्वल टू एन सी पी नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपन T1 हो जाता है। क्लियर। और जो फेस चेंज रिएक्शन होता है, ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहाँ पे फेस जो है कन्वर्ट हो जाता है। फिजिकल फिनोमिना में भी आप देखे होंगे फेस कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा आइस है, आइस जो है हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है हीट करेंगे। तो इस प्रकार के फेस चेंज रिएक्शन में डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपन टी, ये हमारा फार्मूला हो जाता है फेस चेंज रिएक्शन में। क्लियर है दोस्तों। अब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। इस एडियाबेटिक प्रोसेस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब मैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करूं ये तो यहाँ पे एंट्रोपी का मान शून्य रहता है, सिस्टम का भी एंट्रोपी यहाँ पर जीरो होगा। सिस्टम के अलावा जो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी जीरो होता है। और जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स का भी एंट्रोपी यहाँ पे जीरो होता है। जब एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेगा तो एंट्रोपी जीरो, चाहे सिस्टम हो, चाहे सराउंडिंग हो, चाहे यूनिवर्स हो, सभी की एंट्रोपी जीरो होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में नहीं चलता, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल जो रिएक्शंस होते हैं इनमें जो सिस्टम की एंट्रोपी होता है वो मोर देन वन होता है। क्लियर है दोस्तों। तो जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो मोर देन वन होता है, सराउंडिंग की एंट्रोपी जीरो होती है और यूनिवर्स की एंट्रोपी भी मोर देन वन होती है। तो ये पॉइंट्स, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये पूरा जो स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भूलिएगा नहीं इस स्लाइड्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। और इसी स्लाइड से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इसी स्लाइड से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूंगा यहाँ पर तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फार्मूला क्या होता है। देखो, एक आइडियल मिक्सिंग होता है, एक नॉन आइडियल मिक्सिंग होता है। जब आइडियल मिक्सिंग की बात करूं तो डेल एच इज इक्वल टू जीरो होता है, डेल वी इज इक्वल टू जीरो होता है और डेल यू इज इक्वल टू जीरो होता है आइडियल मिक्सिंग में। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो नॉन आइडियल मिक्सिंग की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस आर समेसन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई होता है। या मैं इसको कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब भी मिक्सिंग करेंगे दो सिस्टम में, जब भी मिक्सिंग होती है तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है समेसन ऑफ आर, सॉरी माइनस आर। अब समेसन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मान लो मोल्स हैं तो N1 ln N1 अपन N1 प्लस N2 ये हमारा हो जाएगा, प्लस N2 ln N1 प्लस N1 अपन N1 प्लस N2 ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये इसका डिस्क्राइब वाला फॉर्म है और ये जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फार्मूला। अब गिब्स पैराडॉक्स, अब गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है, जब सेम गैस, ठीक है, जब भी सेम गैस सेम अमाउंट में या मैं बोलूं डिफरेंट अमाउंट में, सेम अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट में आपस में मिक्स होते हैं, डिफरेंट अमाउंट में आपस में मिक्स होते हैं, उस समय डेल एस की वैल्यू भी जीरो और डेल जी की वैल्यू भी जीरो हो। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, गिब्स पैराडॉक्स होता क्या है, जब सेम गैस हो और सेम अमाउंट में या डिफरेंट अमाउंट में आपस में मिक्स होते हो तब उस समय डेल एस वैल्यू जीरो और डेल जी वैल्यू भी जीरो होती है। इसी को हम लोग गिब्स पैराडॉक्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। यहां से भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता है दोस्तों। तो ये वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड, दोनों स्लाइड यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूले को आप किसी भी हालत में याद करना है। अब देखते हैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो एमसीक्यूज में जो
पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंट्रोपी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको बताना है। पहला बोलता है एंट्रोपी डिक्रीज इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंट्रोपी इज जीरो फॉर ऑल सॉलिड्स, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर है एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शंस, मैंने पहले ही स्लाइड्स में आपको बता रखा है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शंस है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन नंबर बी लेस देन जीरो, ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू जीरो, या ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपन टी। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम क्यू रिवर्सिबल मतलब डेल एस इज इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल अपन टी, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। ये तो इस फार्मूले को आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। इस फार्मूले को हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन के लिए भी यूज करते हैं, तो फार्मूला नहीं भूलना है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए आइस, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी स्टीम, या ऑप्शन नंबर डी डायमंड। तो ऑप्शन को देख के यहाँ पे सीधा सीधा तात्पर्य है एंट्रोपी, हम इसको डिसअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ डिसअरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी दोस्तों। और डिसअरेंजमेंट जहाँ पे जितना अधिक होगा उसकी एंट्रोपी भी यहाँ पर अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आइस, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी स्टीम हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्टीम, इसमें डिसअरेंजमेंट अधिक होगा दोस्तों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन any spontaneous reaction, spontaneous process, option number A entropy of the system increase, entropy of the universe increase, entropy of the surrounding decrease, या option number D entropy of the universe remains constant। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा दोस्तों। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीज। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो। तो यहाँ पे ये थर्मोडायनामिक का थर्ड लॉ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने बताया था एट 0 केल्विन टेम्परेचर जो एंट्रोपी चेंज होता है, एंट्रोपी का मान होता है वो 0 होता है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक थर्ड लॉ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी का मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेल एस इज ग्रेटर लेस देन जीरो, नहीं होगा। डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, और डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपन टी ये भी नहीं होगा दोस्तों। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एंट्रोपी का मान जो है यहाँ पर 0 होगा, डेल एस वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, एंट्रोपी चेंज यहाँ पे 0 होगा दोस्तों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। फाइंड एंट्रोपी चेंज एंड हीट ऑफ द सिस्टम। यहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शंस चालू होता है दोस्तों। कौन सा पोर्शंस? न्यूमेरिकल पोर्शंस चालू होता है, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, क्या क्या गिवन है इसको हमको देखना है। यहाँ पर 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, बट यहाँ पे
एक्सपांड्स आइसोथर्मली बोला है। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। भले ही टेम्परेचर दिया हो लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मली मेंशंस किया हुआ है तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है 10 लीटर। सो इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर 20 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। और मोल्स दिया हुआ है, एन वैल्यू दी हुई है, एन वैल्यू जो होती है 1 मोल्स दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालना है हमको आइसोथर्मली। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा दोस्तों, यहाँ पे जो फार्मूला होगा डेल एस इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा NRLN V2 अपन V1 वाला फार्मूला हमारा यूज हो जाएगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब इसको मैं कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं दोस्तों। किस तरह से लिख सकता हूं, ये यहाँ पे नेचुरल लॉग है। अब नेचुरल लॉग हमें निकालना कठिन होता है तो हम इसे नॉर्मल लॉग में बदलेंगे। अब नॉर्मल लॉग बदलने के लिए इसको 2.303 NR लॉग V2 अपन V1, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल लॉग हमें निकालना आता है। तो इसमें फार्मूला में मान रखना है। अब जब हम फार्मूला में मान रखेंगे तो 2.303 इंटू एन वैल्यू 1, आर वैल्यू 8.314 जूल होता है दोस्तों, और इंटू log V2 अपन V1। अब V2 का मान दिया है 20 और V1 का मान दिया है 10, तो यहाँ पे log 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू log 2 वैल्यू 0.3010 होता है दोस्तों। तो डेल एस का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल एस का मान जो है यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 5.76 जूल पर केल्विन निकल के आएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5.76 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हमारा निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन। और हीट ऑफ द सिस्टम बोला है तो हम जानते हैं डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपन टी होता है। तो डेल एस का मान कितना दिया है 5.76 और टी का मान कितना दिया है 300 केल्विन टेम्परेचर। तो बस वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस रेड लकीर के पास सॉल्व कर रहा हूँ। डेल एस का मान Q अपन टी होता है। डेल एस का मान निकाल चुके हैं 5.76 इंटू टेम्परेचर का मान 300 इज इक्वल टू Q। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 728 जूल यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों। क्लियर है, पहला आंसर डेल एस का मान 5.76 और दूसरा आंसर 1720 जूल, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ये टाइप 2 वेराइटी, ये टाइप 1 है दोस्तों। टाइप 1 में जो है यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है ना, यहाँ पे देख लो टाइप 1 के सवाल में यहाँ पे एक्सपांड्स हो रहा है गैस। अब जब भी गैस एक्सपांड होता है तो डेल एस क्या होता है, पॉजिटिव आता है। डेल एस याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख के रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है जो 7 नंबर क्वेश्चन किए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब भी गैस एक्सपांड्स यहाँ पे होता है आइसोथर्मल रिएक्शंस में डेल एस वैल्यू पॉजिटिव आती है, डेल एस वैल्यू पॉजिटिव आती है। और जब भी गैस में कंप्रेशन होता है, जब भी गैस में कंप्रेस होगा, गैस कंप्रेस होगा तो डेल एस वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, डेल एस वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी डेल एस वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर है। और यहाँ पे थर्ड प्रेशर के टर्म में भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे पहला वाला जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में जो फार्मूला हमने देखा था 2.303 NR log V2 अपन V1 देखा है, इसको इस फार्मूले में भी तो पूछ सकता है 2.303 NR log
P1 अपन P2 वाले फार्मूले में भी तो पूछ सकता है इसको प्रेशर का मान देके, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस टर्म में भी पूछ सकता था क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 के सारे वैरायटी मैंने आपको बता दिए, तो टाइप 1 के सारे वैरायटी आपको पता चल गए होंगे। तो 1 2 3 ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड या टाइप 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लियर है दोस्तों? अब इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ना है। अब जब मैं ध्यान से पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 8 को, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ, तो यहां पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है तो सीधा सीधा लिख लेना, गिवन मोल्स दिया हुआ है तो एन वैल्यू 1 बोल दिया है। मोनो एटॉमिक गैस बोला है इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। और 300 केल्विन टू 600 केल्विन बोला है, इतना हीट करते हैं तो एंट्रोपी चेंज का मान निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस से हमारा क्वेश्चन है और ये टाइप 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? टाइप 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और इस टाइप 2 में मोल्स दिया हुआ है 1, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, उसके बाद T2 दिया हुआ है हमारा 600 केल्विन दोस्तों, और मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस जब है यहाँ पर, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगता है दोस्तों? डेल एस इज इक्वल टू NCV नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपन T1, ये हमारा फार्मूला लगता है दोस्तों। अब इसको मैं क्या करूंगा, डेल एस इसको थोड़ा सा डिराइव करके अच्छे से लिख लेता हूं NCV। इस नॉर्मल नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदलता हूं तो 2.303 लॉग T2 अपन T1 ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे CV का मान तो यहाँ पे दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में CV का मान दिया नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक टेबल में आपको यहाँ पे बता रहा हूं दोस्तों, ये है हमारा टेबल। इस टेबल में हमको CV का वैल्यू और CP का वैल्यू याद कर लेना है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। CP मतलब यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। CV कब यूज होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यूज होगा, और CP कब यूज होगा? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यूज होता है। तो ये वैल्यू है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV का मान 3R/2, डाई एटॉमिक गैस के लिए CV का मान 5R/2, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए CV का मान 3R, और पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए CV का मान 20.79। सिमिलरली यहाँ पे CP का वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और R का मान आप लोग जानते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमारा R का मान होता है। चाहो तो आप 3R/2 का मान R वैल्यू पुट करके भी आप याद कर सकते हो। तो R वैल्यू पुट करके आप लोग सॉल्व कर लेना। ये मान हमको याद रखना है, ये टेबल हमको याद रखना है किसी भी हालत में, तब जाके ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक आइडियल गैस बोला है, तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस देख लो, यहाँ पे CV का मान 3R/2 होता है, तो CV का मान 3R/2। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3/2 का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 × 8.314, ये मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए डेल एस का मान हम लोग रख लेते हैं, डेल एस का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। एन का मान 1 दिया है तो उसको मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे CV का मान कितना दिया हुआ है? CV का मान दिया हुआ है 1.5 × 8.314, अभी हमने टेबल से हमने पता किया, और 1.5 × 8.314 इसको यदि आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 12.5 इसका मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा मान रखता हूँ, डेल एस इज इक्वल टू एन का मान 1 × CV का मान 12.5 × 2.303 और इंटू लॉग T2 अपन
T1, तो यहाँ पे log 2 हो जाएगा और log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। तो 12.5 इंटू 2.303 इंटू 0.3010, इतने को मुझे सॉल्व करना है। जब इतने को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8.64 जूल पर केल्विन। यहाँ पे इसका मान यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। डेल एस का मान कितना निकल के आ जाएगा 8.64 जूल, इतना हमारा मान निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये वैल्यू आपको याद रखना है, सॉरी ये टेबल्स आपको याद रखना है किसी भी हालत में। ये टेबल आपको मदद करेगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। इन दोनों प्रकार के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में ये टेबल आपका हेल्प करने वाला